जानकारी कौन सा शिलालेख? धाईवी पीर शिलालेख। शायद मैं आपको यहीं तक बता के गया था। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ अपने बेटे को सौंप गया था। बेटे का नाम था खिज्र खां। अपने बेटे को सौंप गया था। जब मैंने आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ाया था उस समय बताया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर है। खिज्र खां ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया था। गंभीरी नदी पर पुल किसने बनवाया था? खिज्र खां। किसने? खिज्र खां ने गंभीरी नदी पर पुल बनवाया था। और जो पुल बनवाया था उस पुल के ऊपर, पेन भी नहीं है, उस पुल के ऊपर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के टुकड़े लगवा दिए थे। यह धर्म के प्रति इतने कट्टर हुआ करते थे कि उस पुल के ऊपर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के टुकड़े स्थापित करवा दिए गए। गंभीरी नदी पर पुल किसने बनवाया था? खिज्र खां। किसने? आक्रमण कब किया था? 1303। कब किया था? राजा कौन था? रतन सिंह। राजा कौन? सेनापति गोरार बादल। सेनापति जौहर किसने? पद्मनी। जौहर किसने? मेवाड़ का कौन सा साका? पहला। कौन सा? अब बात ये आती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया। अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर आक्रमण करने का कारण क्या हुआ करता था? तो आक्रमण करने का पहला कारण था टैक्स। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से समर सिंह ने कर वसूला था। बताया था क्या? मेवाड़ के राजा थे समर सिंह और समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला था। जो कर वसूला था इसका बदला लेना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला था, उसका बदला लेना चाहता था। इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो पहला कारण हुआ करता था टैक्स। दूसरा कारण था, पहले मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी की नीति कौन सी? साम्राज्यवादी। अलाउद्दीन खिलजी की नीति साम्राज्यवादी नीति हुआ करती थी और इसी साम्राज्यवादी नीति के दौरान आक्रमण किया था। तो आक्रमण करने का दूसरा कारण था साम्राज्यवादी नीति। पहला कारण क्या था? टैक्स। पहला कारण। दूसरा कारण साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण। तीसरा कारण हुआ करता था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सामरिक महत्व। चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व। अब बात ये आती है सामरिक महत्व का मतलब क्या होता है। मैंने चित्तौड़गढ़ जब पढ़ाया होगा तब आपको बताया होगा कि शुक्र नीति में दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। शुक्र नीति में दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सिर्फ और सिर्फ धानबंद दुर्ग को छोड़ दीजिएगा, बाकी 8 श्रेणियों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग आता है। चित्तौड़गढ़ का पहला कारण 8 श्रेणियों में आता है। दूसरा कारण किस्तों में कोचिंग आना। तीसरा कारण किस्तों में आने के बावजूद भी मोबाइल का यूज करना। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, पहले व्यापार के 2 बड़े केंद्र, एक दिल्ली और एक मालवा। आप चाहे दिल्ली से मालवा जाते हो चाहे मालवा से दिल्ली जाते हो, चित्तौड़गढ़ आपको रास्ते में मिलेगा। चाहे आप दिल्ली से मालवा जाओगे या मालवा से दिल्ली जाओगे, चित्तौड़गढ़ रास्ते में मिलेगा और रास्ते वाली चीज की वैल्यू ज्यादा होती है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का महत्व बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो तीसरा कारण था चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व। पहला कारण टैक्स। पहला कारण। दूसरा कारण साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण। तीसरा कारण चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व। तीसरा कारण। और चौथा कारण हुआ करता था कि मेवाड़ का वर्चस्व दिनों दिन बढ़ते हुए जा रहा था। मेवाड़ का वर्चस्व इतना बढ़ रहा था कि वह दिल्ली सल्तनत को भारी पड़ रहा था। मेवाड़ का वर्चस्व इतना ज्यादा हो गया था कि वहां पर दिल्ली सल्तनत का वर्चस्व कम हो गया था
तो इस बात से ईर्ष्या होने लगी थी। और चौथा कारण था मेवाड़ का बढ़ता हुआ वर्चस्व। मेवाड़ का बढ़ता हुआ वर्चस्व। पहला कारण क्या था? टैक्स, पहला कारण। दूसरा कारण साम्राज्यवादी, दूसरा कारण। तीसरा कारण चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व, तीसरा कारण। चौथा कारण मेवाड़ का बढ़ता हुआ वर्चस्व, चौथा कारण। जबकि मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक थी पद्मावत, और पद्मावत के अंदर रतन सिंह और पद्मनी की प्रेम कथा बताई है। पद्मावत के अंदर रतन सिंह और पद्मनी के प्रेम का वर्णन किया गया है। इस रतन सिंह और पद्मनी के प्रेम का वर्णन जो किया है, कई इतिहासकार इस बात का समर्थन करते हैं और कई इतिहासकार इस बात का विरोध करते हैं। अब बात आती है समर्थन कौन कौन करता है और विरोध कौन कौन करते हैं। तो रतन सिंह और पद्मनी की प्रेम कथा का समर्थन किया है नंबर 1 है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि हाँ, रतन सिंह और पद्मनी की एक प्रेम कथा हुआ करती थी। इसी बात का समर्थन किया था डॉक्टर दशरथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, कर्नल जेम्स टॉड और मुहनौत नैन्सी, इन लोगों ने इस बात का समर्थन किया था कि बिल्कुल सही है, पद्मनी और रतन सिंह की प्रेम कथा हुआ करती थी। तो समर्थन कितने लोगों ने किया? 2। कितने? 4। नंबर 1 कर्नल जेम्स टॉड, नंबर 1। नंबर 2 दशरथ शर्मा, नंबर 2। नंबर 3 नंबर 4 मुहनौत नैन्सी, नंबर 4। जबकि 4 लोगों ने इस बात का विरोध किया था। नंबर 1 था के.एस. लाल। ये धुआं जैसी फील मेरे को ही हो रही है, आपको भी हो रही है? आपको भी हो रही है? नंबर 1 हुआ करते थे के.एस. लाल, किशोर साबराल लाल। नंबर 1 थे के.एस. लाल। नंबर 2 हुआ करते थे सूर्यमल मिश्रण। नंबर 3 थे बनारसी प्रसाद। और नंबर 4 थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। विरोध कितने लोगों ने किया? 4। कितने? नंबर 1 के.एस. लाल, नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 4 गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो 4 लोगों ने इस बात का समर्थन किया था कि पद्मावत की घटना सही हुआ करती है, जबकि 4 लोगों ने इसका विरोध किया। समर्थन में नंबर 1 कर्नल जेम्स टॉड, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 मुहनौत नैन्सी। विरोध में नंबर 1 कौन है? के.एस. लाल, नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2 नंबर 3 बनारसी प्रसाद, नंबर 3। नंबर 4 गौरी शंकर हीराचंद ओझा, नंबर 4। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किसको सौंप गया? खिज्र खां। किसको? गंभीरी नदी पर पुल किसने बनवाया? खिज्र खां। किसने? आक्रमण करने का पहला कारण टैक्स, पहला कारण। दूसरा कारण तीसरा कारण चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व, तीसरा कारण। चौथा कारण मेवाड़ का बढ़ता हुआ वर्चस्व, चौथा कारण। पद्मनी और रतन सिंह की प्रेम कथा का समर्थन नंबर 1 कर्नल जेम्स टॉड, नंबर 1। नंबर 2 दशरथ शर्मा, नंबर 2। नंबर 3 गोपीनाथ शर्मा, नंबर 3। नंबर 4 मुहनौत नैन्सी, नंबर 4। विरोध कितने? 4। कितने? नंबर 1 के.एस. लाल, नंबर 1।
नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 गौरी शंकर हीराचंद ओझा, नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किसको सौंप गया? खिज्र खां। किसको? नाम बदल के, नाम बदल के अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ सौंप गया था खिज्र खां को, और खिज्र खां ने चित्तौड़गढ़ सौंप दिया था मालदेव। चित्तौड़गढ़ किसको सौंप दिया? मालदेव। अब जिस मालदेव का नाम आपने सुना होगा, जो बहुत फेमस मालदेव है, वो ये नहीं है। वो मालदेव सुना है, वो मारवाड़ का है, जो अपने पिता राव गांगा को मार के राजा बना था, जिसे हिंदू बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। वो मारवाड़ का है। जबकि ये मालदेव मैंने आपको पढ़ाया होगा कान्हड़ देव चौहान। कान्हड़ देव चौहान, कान्हड़ देव चौहान का भाई हुआ करता है। इस मालदेव के लिए आपको लिखा हुआ मिल सकता है मालदेव सोनगरा, क्योंकि जालौर के चौहानों को कहा जाता है सोनगरा चौहान। जालौर के चौहानों को सोनगरा चौहान कहते हैं, और ये मालदेव जालौर का है, न कि मारवाड़ का। मालदेव जालौर का हुआ करता है। जालौर का चौहान शासक था। चौहान होने के कारण जालौर के चौहानों को बोल दें सोनगरा, इसलिए इसके स्थान पर आपको मिला लग सकता है मालदेव सोनगरा। या फिर इसे कहा जाता है कि बहुत फेमस इसकी मूछ होने के कारण इसे मूछला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी किसको सौंप गया? खिज्र खां। किसको? खिज्र खां। किसको? मालदेव। खिज्र खां मालदेव का बेटा हुआ था, जिसका नाम था जैसा। मालदेव का बेटा था जैसा, जिस जैसा को बनवीर सोनगरा भी कहा जाता है। जैसा कोई क्या बोलते हैं? बनवीर सोनगरा। क्या बोलते हैं? अलाउद्दीन खिलजी किसको सौंप गया? खिज्र खां। किसको? खिज्र खां। किसको? मालदेव। खिज्र खां मालदेव का जैसा, मालदेव का। अब एक बार पीछे की ओर चलते हैं। मोबाइल का यूज करते चलो, चलते चलो, ईयरबड कान में से हटा लो। अब पीछे की ओर चलेंगे तो मुझे आप बताइएगा, रण सिंह के कितने बेटे थे? 2। कितने? मैं आप बता रहे हो ऐसे ही लिखूंगा। कितने बेटे थे? नंबर 1 कौन था? छैम सिंह। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2 राहत कौन से गांव गया? कौन सा गांव? कौन सा गांव? छैम सिंह के कितने थे? कसम भगवान की, जो देख के बोलेगा जिंदगी भर गोपालपुरा पे डोलेगा। छैम सिंह के कितने? 2। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2 सामन सिंह पर किसने आक्रमण किया? किसने किया? कीर्तिपाल ने आक्रमण किया। तो सामन सिंह हारा था या जीता था? हार गया। तो कहां चला गया? कहां गया? कहां गया? वागड़ में गोहिल वंश की नींव किसने रखी? किसने? कब रखी? कब रखी? कीर्तिपाल पर किसने आक्रमण किया? किसने? किसको पराजित किया? किसको? कीर्तिपाल का वंशज कौन था? जैत्र सिंह। कौन था? जैत सिंह का बेटा। डंडा फंडा ना है का? जैत सिंह का कौन था? कौन था? तेज सिंह का। मैं कूट काट दूंगा, तुमने बोल दो चुपचाप। तेज सिंह का कौन था? कौन था? समर सिंह का। समर सिंह का। और रतन सिंह 1303 में मारा गया। ऐसे ही था। अब बताओ, ये वाली शाखा खत्म हो गई या नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? बच गया कौन सी? राहत। कौन से? भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सपोज कीजिएगा अपने पूर्वज अपने परिवार वाले गांव में रहते हैं और अपने परिवार वाले शांत हो चुके हैं, किसी से झगड़ा हो गया और झगड़े के दौरान मारे गए, शांत हो गए, अपनी जमीन को भी हड़प लिया गया। बताओ आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? वापस गांव जाओगे नहीं जाओगे? पीछे वालों जाना चाहिए, इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। कोई रिप्लाई नहीं है, बुरा लगेगा क्या? गांव जाओगे नहीं जाओगे?
ठोकोगे नहीं ठोकोगे, बदला लेंगे या नहीं लेंगे। इधर कौन से गांव का? सिसोदा गांव का। कौन से गांव का? अब इन सिसोदा गांव वालों को बुरा लगा। सिसोदा वालों ने देखा कि यार हमारी पैदाइशी जमीन पर अधिकार कर लिया, हमारी खानदानी जमीन पर अधिकार कर लिया गया है। तो इस सिसोदा गांव का एक लड़का था हम्मीर देव। सिसोदा गांव का कौन था? हम्मीर देव। अब बताओ हम्मीर देव को बुरा लगेगा नहीं लगेगा? कौन से गांव का? सिसोदा। कौन से गांव का? और सिसोदा गांव का होने के कारण कहलाया था सिसोदिया। सिसोदा गांव का होने के कारण क्या कहलाया? सिसोदिया। एक दिन बताई थी ना मैंने घटना, भरतपुर वाला भरतपुरिया, जोधपुर वाला जोधपुरिया, सिसोदा वाला सिसोदिया, नाम पड़ गया हम्मीर देव सिसोदिया। अब मुझे बताइएगा वंश वही है गोहिल वंश या बदल गया? वही है, बस उसका नाम बदल गया है। अब क्या कहलाया था ये? सिसोदिया। कोई नया थोड़ी है। अरे तुझे क्या पता है या नहीं? फर्स्ट क्लास वाला नहीं, ये तो आ चुका है पहले। नहीं नया नहीं है, पड़ा हुआ है। नया कनपटी है। हम्मीर देव सिसोदिया। हम्मीर देव सिसोदिया को यह घटना पसंद नहीं आई। हम्मीर देव सिसोदिया को बुरा लगा और हम्मीर देव सिसोदिया ने आक्रमण कर दिया जैसा पर। हम्मीर देव ने किस पर आक्रमण किया? जैसा। किस पर? किस पर? और जैसा पर आक्रमण किया। 13 दूनी 26, 1326। जैसा पर आक्रमण कब किया? 1326। कब किया? और 1326 में जैसा को पराजित किया और पुनः गोहिल वंश का अधिकार हो गया। लेकिन अब ये गोहिल वंश नाम बदल के क्या हो गया? सिसोदिया। क्या हो गया? अब ये सिसोदिया कहलाए थे। और सिसोदिया वंश की शुरुआत किसने की थी? हम्मीर देव सिसोदिया। किसने की? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किसको सौंप गया? खिज्र खां। किसको? नाम बदल के अब खिजराबाद। बोला नाम बदल के मालदेव, नाम बदल के खिजराबाद, नाम बदल के खिज्र खां किसको सौंप गया? मालदेव। तूने भी मालदेव बोला ना? मैया एक सौ का नाम बोलो। बजाओ बेटा बजाओ ताली। हाँ खिज्र खिज्र का किसको दे गया? मालदेव। किसको? मालदेव का जैसा। मालदेव का आक्रमण किसने किया? हम्मीर देव सिसोदिया। किसने किया? इन हम्मीर देव सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक कौन है? हम्मीर देव सिसोदिया। कौन है? अब बेचारा रहा होगा सर हमने तो पढ़ा है कि मेवाड़ का उद्धारक भामा शाह को कहते हैं। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। मेवाड़ का उद्धारक भामा शाह को भी कहा जाता है। सर पिछली बार राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं, वहां तो हम्मीर देव ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में ही भामा शाह आया था। हाँ दोनों कभी भी एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, या तो ऑप्शन में हम्मीर देव होगा या ऑप्शन में भामा शाह होगा। मेवाड़ का उद्धारक कौन है? हम्मीर देव सिसोदिया। मेवाड़ का उद्धारक। इन हम्मीर देव सिसोदिया की 2 उपाधियां हुआ करती थी। पहली उपाधि थी बिसम घाटी पंचानन। बिसम घाटी पंचानन। अब बात ये आती है बिसम घाटी पंचानन होता क्या है? बिसम घाटी पंचानन का शाब्दिक अर्थ होता है विकट परिस्थितियों में, महान परिस्थितियों में जो सिंह के समान रुका रहे, जो शेर के समान रुका रहे, कितनी ही बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति में शेर के समान रुका रहने वाला कहलाता है बिसम घाटी पंचानन।
तो हम्मीर देव की पहली उपाधि कौन सी? विषम घाटी पंचानन। कौन सी? और दूसरी उपाधि हुआ करती थी वीर राजा। दूसरी कौन सी? वीर राजा। कौन सी उपाधि? कितनी? दो। कितनी? नंबर 1 विषम घाटी पंचानन, नंबर 1। नंबर 2 वीर राजा, नंबर 2। किसको पराजित किया? जैसा। किसको? कब किया? 1326। कब किया? मेवाड़ का उद्धारक कौन है? हम्मीर देव सोधिया। मेवाड़ का उद्धारक। उपाधि कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 विषम घाटी पंचानन, नंबर 1। नंबर 2 वीर राजा, नंबर 2। अब बात ये आती है कि विषम घाटी पंचानन कहां पे लिखा गया है और वीर राजा कहां लिखा गया है? तो विषम घाटी पंचानन इनको कहा गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। विचार आ रहा होगा सर हमारे पास एक गाइड है उसमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखा हुआ है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति नहीं है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। हाँ, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी इसका उल्लेख है, लेकिन पहली बार जो उल्लेख दिया गया है वो दिया गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। पहली उपाधि कौन सी? विषम घाटी पंचानन। कौन सी? कहां पर? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जो कल नहीं आए थे ना उनको यहां से देखना है, ठीक है ना, ऊपर वाला मत देखना। वो पहली उपाधि कौन सी? विषम घाटी पंचानन। कहां पर? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कहां पर? जबकि वीर राजा इनको कहा गया है रसिक प्रिया। ये क्या चीज है? महाराणा कुंभा की एक रचना है जो जयदेव की गीत गोविंद टीका के ऊपर लिखी गई है। जयदेव की गीत गोविंद के ऊपर टीका लिखी गई है जिसका नाम है रसिक प्रिया, और रसिक प्रिया में इसको कहा गया है वीर राजा। रसिक प्रिया में क्या बोला? वीर राजा। क्या बोला? उपाधि कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 विषम घाटी पंचानन, नंबर 1। नंबर 2 वीर राजा, नंबर 2। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किसको सौंप के गया? खिज्र खां। किसको? खिज्र खां। किसको? मालदेव। खिज्र खां मालदेव का जैसा। मालदेव का आक्रमण किसने? हम्मीर देव सोधिया। किसने? कब किया? 1326। कब किया? मेवाड़ का उद्धारक कौन? हम्मीर देव सोधिया। मेवाड़ का उद्धारक। उपाधि कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 विषम घाटी पंचानन, नंबर 1। नंबर 2 वीर राजा, नंबर 2। विषम घाटी पंचानन कहां पर? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कहां पर? वीर राजा कहां पर? रसिक प्रिया कहां पर? इन हम्मीर देव के बाद में मेवाड़ के राजा राणा और महाराणा कहलाए थे। ध्यान रखना, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अब वो आपसे आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे। उस दिन तो आप थोड़े से कंफ्यूज रहे होंगे कि गुरुजी मजा नहीं आया, आज मजा आ जाएगा। कैसे? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शासक के काल में? तेज सिंह। किसके काल में? रावल या राणा? रावल। कैसे? देखिएगा, हम्मीर देव के बाद में मेवाड़ के जो राजा हैं ये अपने नाम से पहले राणा और महाराणा लगाते हैं। कहीं पर भी देखना, हम्मीर देव के बाद जितने भी शासक हुए थे, महाराणा हम्मीर देव, महाराणा छैता, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा उदा, महाराणा रायमल, महाराणा सांगा, महाराणा रतन सिंह, महाराणा विक्रमादित्य, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप द्वितीय, महाराणा हरि सिंह द्वितीय, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा अमीरदेव द्वितीय, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह और एकीकरण के समय महाराणा भूपाल सिंह। ये राणा शाखा के राजा हुआ करते थे। जबकि हम्मीर देव से पहले जितने भी शासक होंगे वो अपने नाम से पहले आपको रावल लगा हुआ मिलेंगे। रावल जैत सिंह, रावल तेज सिंह, रावल समर सिंह और रावल रतन सिंह। समझ में आ गई? हम्मीर देव से पहले के जितने भी शासक हैं वो अपने नाम से पहले रावल लगाते हैं, और हम्मीर देव के बाद में जितने भी शासक हैं वो अपने नाम से पहले राणा लगाते हैं। मुझे नहीं पता, आप बताइएगा मुझे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेवाड़ के इतिहास में रावल शाखा का अंतिम शासक कौन होगा?
कौन होगा? सुनाई नहीं दिया? रतन सिंह। समझ में आ गया कैसे? क्योंकि हम्मीर देव से पहले गोहिल वंश का राजा ही कौन था? रतन सिंह। कौन था? रावल शाखा का था, राणा का। रावल किसका? रतन सिंह के बाद अधिकार हो गया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सौंप गया किसको? खिज्र का। ये मुस्लिम था। ये सौंप गया मालदेव, ये चौहान था। मालदेव का बेटा जैसा चौहान था। वापस गोहिल वंश का कौन हुआ? हम्मीर देव। और हम्मीर देव क्या लगाता है? राणा। इसलिए रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। कौन था? और हम्मीर देव के बाद क्या लगाए थे? राणा और महाराणा। ऐसा क्यों? राणा और महाराणा क्यों लगाते थे? मैंने आपको शुरुआती टाइम पे बताया होगा कि मेवाड़ के राजाओं के आराध्य देव कौन है? एकलिंग जी। कौन है? एकलिंग जी। मेवाड़ के जो राजा हैं, वैसे भाई तो इसमें कम ध्यान देते हैं, लेकिन ये बहनें खूब पूजा पाठ करती होंगी, है ना। इनके 7 दिन में 4 दिन तो आज सोमवार को व्रत है, आज बुधवार को है, आज 11 को है, आज प्रदोष को है। 4 दिन तो इसी में निकल जाते हैं। महीने में लगभग इनके 13, 14, 15 दिन व्रत करती हैं। तभी तो देखो कैसी है रही है, पता नहीं ये नाज है खा रही है या नाज इनने खा रहा है। तो कितनी बिल्कुल दुबली पतली सी, बिल्कुल इनकी नौकरी लग जाए, एसडीएम थानेदार बन गई है, थानेदार बन जाएंगी, धमकी देंगी फिर, है ना। हो सके धमकी के साथ ही उड़ जाए। कुछ खाया पिया करो, बिल्कुल। और इनके क्रेज भी चल रहा है। लड़कियों को पतली बोल दो ना, खुश होती हैं ये कि तू बहुत पतली हो गई, अरे वाह पतली हो गई। और इनको बोल दिया ना मोटी हूं, मोटी दिख रही हूं तेरे को, है तो खाया पिया करो कुछ, कोई बात नहीं। तो ये पूजा पाठ बहुत करती हैं, भगवान पे बहुत विश्वास करती हैं। लड़का लड़कान को सुबह सो मम्मी दे दीजो, कलू दे दीजो री, कि अरे ना आज तो कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत है, ए मम्मी तो पहले दे दे, बाद में देखेंगे व्रत। इनको जीवना चाहिए। तो मेवाड़ के राजा जो हैं सुबह सुबह भगवान की पूजा करते थे, सुबह सुबह भगवान की पूजा करते थे। और जब भगवान की पूजा करते थे ना, तो पहली जो आरती हुआ करती है, जिसको मंगला की आरती बोलते हैं, मंगला की आरती ये खुद किया करते थे। खुद नींद लिया करते थे, आराम से सोया करते थे। और जैसे ही मास्टर की नजर पड़ी, तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, सम्यक पे टांग दूंगा, तुम कुशाल सिंह चंपावत से कम मत समझना मुझे। मेजर बर्टन की गर्दन काटी थी, सॉरी मैक मोसन की गर्दन काटी थी। कुशाल सिंह चंपावत ने मैक मोसन की गर्दन काटकर आऊबा की हवेली पर टांग दी थी। तो ध्यान रखना, नींद लेगी ना तो गर्दन काट दूंगा, सम्यक पे टांग दूंगा। आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि हाँ, सोने वालों की गर्दन काट दी जाती है और अंगड़ाई लेने वालों की मूंछ काट दी जाती है। राणा और महाराणा। मेवाड़ के राजा जो थे, ये मेवाड़ के राजा सुबह एकलिंग जी की जब आरती होती थी, तो एकलिंग जी की आरती में खुद ढोल बजाकर एकलिंग जी की पूजा करते थे। मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना राजा मानते हैं, अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। और ये सुबह एकलिंग जी की आरती किया करते थे और एकलिंग जी की आरती में खुद ढोल बजाया करते थे, इसलिए कहलाते हैं राणा और महाराणा। तो हम्मीर देव के बाद मेवाड़ के राजा क्या कहलाए? राणा महाराणा। क्या कहलाए? हम्मीर देव से पहले रावल, हम्मीर से पहले रावल शाखा का अंतिम शासक कौन? रतन सिंह। कौन था? इन्हीं हम्मीर देव के द्वारा चित्तौड़गढ़ में एक माता का मंदिर बनवाया गया था, अन्नपूर्णा माता। हम्मीर देव ने चित्तौड़गढ़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। अन्नपूर्णा माता को बरवड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। अन्नपूर्णा माता को क्या बोलते हैं? बरवड़ी माता। क्या बोलते हैं? अन्नपूर्णा माता कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? अन्नपूर्णा माता को क्या बोलते हैं? बरवड़ी माता। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का उद्धारक कौन? हम्मीर देव सोदिया। मेवाड़ का उद्धारक। उपाधि कितनी? 2। कितनी? नंबर 1 विषम घाटी पंचानन, नंबर 1। नंबर 2 वीर राजा, नंबर 2
विषम घाटी पंचानन कहाँ पर, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ते कहाँ पर, वीर राजा रसिक प्रिया, वीर राजा। अमीर देव के बाद मेवाड़ के राजा क्या कहलाए, राणा और महाराणा क्या कहलाए। अमीर देव से पहले रावल, अमीर से पहले रावल शाखा का अंतिम शासक कौन, रतन सिंह। कौन था, माता कौन सी, अन्नपूर्णा माता। माता कौन सी, क्या बोलते, बरबरी माता, क्या बोलते। इन अमीर देव के समकालीन दिल्ली सल्तनत के दो शासक हुआ करते थे। नंबर एक था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और नंबर दो था फिरोज शाह तुगलक। अमीर देव के समकालीन दिल्ली सल्तनत के कितने शासक थे, दो। कितने, नंबर एक मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर एक। नंबर दो फिरोज शाह तुगलक, नंबर दो। दिल्ली सल्तनत के कितने, दो। कितने, नंबर एक मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर एक। नंबर दो फिरोज शाह तुगलक, नंबर दो। अमीर देव ने आक्रमण कर दिया था मोहम्मद बिन तुगलक पर। अमीर देव ने मोहम्मद बिन तुगलक पर आक्रमण किया और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, सिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, सिंगोली का युद्ध। कौन सा, और सिंगोली का युद्ध हुआ था 1336। सिंगोली का युद्ध कब हुआ था, 1336। कब हुआ था, इस सिंगोली के युद्ध में अमीर देव की विजय हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की हार हुई। कौन सा युद्ध हुआ, सिंगोली का युद्ध। कौन सा, कब हुआ था, 1336। कब हुआ था। अमीर देव दिल्ली सल्तनत के कितनों के समकालीन, दो। कितने, नंबर एक मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर एक। नंबर दो फिरोज शाह तुगलक, नंबर दो। कौन सा युद्ध हुआ, सिंगोली का युद्ध। कौन सा, कब हुआ था, 1336। कब हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किसको, खिज्र खां किसको, खिज्र खां किसको, मालदेव। खिज्र खां, मालदेव का जैसा, मालदेव का जैसा को बनवीर सोनगरा, जैसा को। आक्रमण किसने, अमीर देव सोदिया। आक्रमण किसने, कब किया, 1336। कब किया। मेवाड़ का उद्धारक कौन है, अमीर देव सोदिया, मेवाड़ का उद्धारक। उपाधि कितनी, दो। कितनी, नंबर एक, नंबर एक। नंबर दो वीर राजा, नंबर दो। विषम घाटी पंचानन कहां पर, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ते कहां पर, वीर राजा कहां पर, रसिक प्रिया, वीर राजा। अमीर देव के बाद मेवाड़ के राजा क्या कहलाए, क्या कहलाए। अमीर देव से पहले रावल, पूछूंगा भी कहाँ है ध्यान। अमीर देव से पहले रावल, अमीर से पहले माता कौन सी, अन्नपूर्णा माता। माता कौन सी, क्या बोलते, बरबरी माता, क्या बोलते। दिल्ली सल्तनत के कितने, दो। कितने, नंबर एक मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर एक। नंबर दो फिरोज शाह तुगलक, नंबर दो। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ कौन सा युद्ध हुआ, कौन सा, कब हुआ था, 1337। कब हुआ था। विजय किसकी हुई, अमीर देव सोदिया। विजय किसकी, हार किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक। हार किसकी। अमीर देव के बाद में मेवाड़ का शासक बना था छैता, राणा छैता। लेकिन राणा छैता का विशेष कोई कंपटीशन की दृष्टि से महत्व नहीं रहा था, और राणा छैता का एक बेटा रहा था जिनका नाम था राणा लाखा, जिन्हें लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और मेवाड़ का राजा राणा लाखा। इन राणा लाखा के शासनकाल में मेवाड़ की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ था। मेवाड़ में पैसा खूब आया था। क्यों आया था, क्योंकि इन्हीं राणा लाखा के शासनकाल में मेवाड़ में चांदी की खान निकल आई थी। मेवाड़ में चांदी की खान निकली थी तो बात आती है कहां पर निकली थी, जावर में। मेवाड़ में एक स्थान हुआ करता है उदयपुर में, जावर, और राणा लाखा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली थी।
क्वेश्चन पूछा जाए, जावर में चांदी की खान किस शासक के काल में? राणा लाखा। किसके काल में? छोटे, ध्यान नहीं है। आप में से जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्होंने पढ़ा होगा कि जब कभी भी चांदी निकलती है ना, तो चांदी के साथ में सीसा और जस्ता जरूर निकलता है। चांदी का कभी भी उत्खनन होगा, चांदी के उत्खनन के साथ सीसा और जस्ता कंपलसरी रूप से निकलेगा। तो जब चांदी की खान निकली थी तो यहां पे क्या निकला था? सीसा और जस्ता। क्या निकला था? सारी दुनिया याद करके जाती है कि चांदी की खान राणा लाखा के काल में निकली थी। पिछली बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया गया था, सीसा और जस्ता का मेवाड़ में उत्खनन किस शासक के काल में हुआ था? राणा लाखा। किसके काल में? जाबर में चांदी की खान किसके काल में? राणा लाखा। किसके काल में? इस जाबर चांदी की खान को योगनीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। जाबर चांदी की खान को क्या बोलते? योगनीपट्टनम। क्या बोलते? जाबर में चांदी की खान किसके काल में? राणा लाखा। किसके काल में? क्या बोलते? योगनीपट्टनम। क्या बोलते? इन्हीं राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे थे, माफी चाहूंगा, मेरा जाति सूचक शब्द बोलने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन कई जगह पर मुझे जाति सूचक शब्द बोलने पड़ेंगे। कोई भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। एक बंजारे जाति के हुआ करते थे जिनका नाम था पिच्चू बंजारा। कई बार क्या है, किसी को बुरा लग जाता है कि जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट ही ऐसा है कि मुझे बोलना पड़ेगा। वैसे मैंने अप्रोच लगा लगू के जनजातियां तो हटवा दी हैं, मैंने ही हटवाई थी सिलेबस में से। अरे हल्के में ले रही है नो के अच्छा, तो कई जगह से मैंने हटवा दिए क्योंकि वहां पे मेरे को पढ़ानी पड़ती और फिर मैंने जाति सूचक बोलना पड़ता। तो और फिर कई जगह पे है ना, तो मैंने अप्रोच लगाई थी, मैंने कि एक काम करो ज्योग्राफी में डाल दो उनको, ज्योग्राफी में। और अब मैंने वो ज्योग्राफी में डलवा दी है। मैंने कि अब ज्योग्राफी वाले सर जाने और उनका काम जाने, अपन की टेंशन खत्म। तो एक बंजारे हुआ करते थे जिनका नाम था पिच्चू बंजारा। अपने बैल से बहुत मोहब्बत करते थे और उन पिच्चू बंजारे ने अपने बैल की याद में, स्मृति में एक झील बनवाई थी जिसका नाम था पिछोला झील। क्वेश्चन पूछा जाए, पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? राणा लाखा। किसके काल में? जावर में चांदी की खान किसके काल में? राणा लाखा। किसके काल में? क्या बोलते? योगनीपट्टनम। क्या बोलते? झील कौन सी? पिछोला झील। झील कौन सी? ये पिछोला झील आपस में जुड़ी हुई है और जिस झील के साथ जुड़ी हुई है उसका नाम है फतेह सागर झील। कौन सी झील? फतेह सागर झील। और जिसके माध्यम से जुड़ी हुई है उसका नाम है स्वरूप सागर झील। किसके माध्यम से? स्वरूप सागर। किसके माध्यम से? पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ? राणा लाखा। किसके काल में? किससे जुड़ी हुई? फतेह सागर झील। किससे? किसके माध्यम से? स्वरूप सागर। किसके माध्यम से? यह सिर्फ एक काल्पनिक स्टोरी है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक क्यों नहीं है अभी बताऊंगा, क्योंकि उस समय फतेह सागर तो थी नहीं। लेकिन काल्पनिक स्टोरी किस प्रकार से? कहा जाता है कि राणा लाखा के काल में, फिर मैं जाति सूचक शब्द बोल रहा हूं, मैंने एक ही बार सॉरी बोल दिया, आप उसी को मानते रहना जब तक कोर्स पूरा नहीं हो। एक नटनी थी, राणा लाखा के काल में एक नटनी थी जिसका नाम था गलकी। गलकी नाम की एक नटकी मानी जाती है। नटनी ने राणा लाखा को कहा था कि राणा लाखा, मैं फतेह सागर झील से और पिछोला झील तक एक रस्सी पर चल के दिखा सकती हूं। राणा लाखा बोलते, नटनी तू मजाक बहुत अच्छी करती है। नटनी ने कहा, राणा मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूं। मैं फतेह सागर झील से लेकर और पिछोला झील तक एक रस्सी पर चल के दिखा दूंगी। राणा साहब ने कहा कि नटनी, यदि फतेह सागर से और पिछोला तक रस्सी पर चल के दिखा दिया ना, तो मेवाड़ का आधा साम्राज्य तुझे दे दूंगा। राणा लाखा ने कहा कि फतेह सागर से और पिछोला तक एक रस्सी पर चल के दिखा दिया तो मेवाड़ का आधा साम्राज्य तुझे दे दिया जाएगा। नटनी ने कहा, लॉक कर दो, लॉक कर दो इस बात को, यहीं पे अपन चल के दिखा देंगे। और एक खम्मा फतेह सागर पर और एक पिछोला पर, दोनों के ऊपर रस्सी बांध दी गई
और नटनी ने चलना शुरू किया। नटनी ने चलना शुरू किया, फतेह सागर से रवाना हुई और फतेह सागर से चल के वो पिछोला पर आने ही वाली थी कि किस्मत की बदनसीबी की रस्सी टूट गई। रस्सी टूट गई तो इस पिछोला झील के किनारे आके नटनी गिर गई। कुछ का मानना है कि पिछोला में ही नटनी गिर गई थी, और गिर गई थी तो वहीं पर उस नटनी की याद में इसी पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी का चबूतरा कौन सी झील? पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। किससे जुड़ी हुई? फतेह सागर। किससे? किसके माध्यम से? स्वरूप सागर। किसके माध्यम से? नटनी का चबूतरा कौन सी झील? पिछोला झील। कौन सी झील? अब आप में से कोई अलवर से होगा तो सोच रहे होंगे सर ऐसी घटना तो हमारे वहां पर है एक। हम जब अलवर से जयपुर आते तो रास्ते में पड़ता है नटनी का बाड़ा, उसमें भी ऐसी घटना है। ऐसी स्टोरी मानी जाती है कि दो पहाड़ों के बीच में से रास्ता आ रहा है। दो पहाड़ थे, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। उन दोनों पहाड़ों के ऊपर रस्सी बांध दी गई और उन पहाड़ों पे से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर नटनी चलना शुरू कर दी है और उसकी आंख भी बंद कर दी जाती है। आंख बंद करके नटनी ने चलना शुरू किया और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर बैलेंस बनाते हुए आ गई। नटनी वहां से आई, नीचे उतरी। नीचे उतरने के बाद अपने बच्चे को आंचल का दूध पिला रही थी। तभी किसी ने कहा, देख नटनी तू कहां से आई है? इस पहाड़ से और इस पहाड़ पे जाके आई है तू। नटनी ने कहा, अरे पारा। और नटनी ने जब जा तो आई, लेकिन तब उस ऊंचाई को देखा तो उसे अपने बच्चे की चिंता सताने लगी कि मैं इतनी ऊंचाई से आई हूं, यदि अभी गिर जाती तो मेरे बच्चे का क्या होता। और इतना सोच गई थी कि नटनी खत्म हो गई थी, जिसकी याद में अलवर में नटनी का बाड़ा बना हुआ है। अब भरतपुर करौली वालों के दिमाग में खुरापात आ रहा होगा कि सर हमारे वहां पे गढ़ है तिमनगढ़, ऐसी घटना तिमनगढ़ में भी हुआ करती है। हाँ, करौली में तिमनगढ़ में भी राजा ने नटनी को बोल दिया कि यहां से यहां तक तुमने रस्सी पर चल के दिखाया तो आधा साम्राज्य तुम्हें दे दिया जाएगा। नटनी ने चलना शुरू किया, दूसरी जगह आने वाली थी तो कहा गया था कि वहां पर रस्सी को काट दिया गया। नटनी गिर गई थी तो वहां पर नटनी ने तिमनगढ़ के लिए श्राप दे दिया गया था। जब अपन दुर्ग पढ़ेंगे तब ये स्टोरी पढ़ेंगे। तिमनगढ़ के लिए श्राप दे दिया गया था कि राजा मैं आपको श्राप दे के जाती हूं कि आपका जो तिमनगढ़ दुर्ग है ना, ये कंकड़ पत्थर का हो जाएगा, ये पूरा दुर्ग कंकड़ पत्थर का हो जाएगा। तो वहां पर एक ख्याल गाया जाता है, हेला ख्याल। उस हेला ख्याल में ख्याल ही गाया जाता है, नटनी का लगा सराफ तिमनगढ़ कांकड़ पत्थर को है जइयो रे। और वहां पे आज भी ख्याल के रूप में इसे गाया जाता है। जालौर से कोई होगा तो जालौर वाला सोच रहा होगा सर ये घटना तो एक हमारे वहां पर भी हुआ करती है ऐसे। जी बिल्कुल, ऐसी एक घटना जालौर में भी हुआ करती है। तो नटनी का चबूतरा कौन सी झील? पिछोला झील। कौन सी झील? जावर में चांदी की खान किसके काल में? राणा लाखा। किसके काल में? क्या बोलते? योगिनीपट्टनम। क्या बोलते? झील कौन सी? पिछोला झील। झील कौन सी? किससे जुड़ी हुई? फतेह सागर। किससे? किसके माध्यम से? स्वरूप सागर। किसके माध्यम से? नटनी का चबूतरा कौन सी झील? पिछोला झील। कौन सी झील? इन राणा लाखा के शासन काल में दो विद्वान रहा करते थे। नंबर एक था झोटिंग भट्ट और नंबर दो था धनेश्वर भट्ट। विद्वान कितने थे? दो। कितने? नंबर एक झोटिंग भट्ट, नंबर एक। नंबर दो धनेश्वर भट्ट, नंबर दो। नंबर एक झोटिंग भट्ट, नंबर एक। नंबर दो धनेश्वर भट्ट, नंबर दो। विद्वान कितने? दो। कितने? नंबर एक झोटिंग भट्ट, नंबर एक। नंबर दो धनेश्वर भट्ट, नंबर दो। मैंने आपको एक दुर्ग पढ़ाया था तारागढ़, बताया था क्या? कहां पर? कहां पर? अजमेर किसने बसाया? किसने? अजमेर को राजधानी किसने बनाया? किसने? अजमेर में कौन सा दुर्ग है? अजमेरू। कौन सा? प्राचीन नाम गढ़विटली, प्राचीन नाम। वर्तमान नाम? वर्तमान नाम। मरम्मत किसने? पृथ्वीराज सोधिया। मरम्मत किसने? पृथ्वीराज को क्या बोलते? क्या बोलते?
पत्नी कौन थी? तारा देवी। पत्नी कौन? नाम क्या पड़ा? तारागढ़। नाम क्या पड़ा? अजमेर कौन सी घाटी? कौन सी घाटी? मेरी क्लास में कोई भी देख के नहीं बोलेगा। मैं यदि देख के बोला, मैं सच बता रहा हूँ, या तो कॉपी ले लूंगा उसकी या फिर मैं उसको भेज दूंगा। कौन सी, सॉरी, अजमेर कौन सी घाटी? कौन सी घाटी? किस राजा ने अपने नाम के सिक्के चलाए? किसने? किस रानी ने? सोमलेखा। किस रानी ने? सोमलेखा की याद में कौन सा गांव? कौन सा गांव? कहां पर? अजमेर। कहां पर? मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आ गए थे कल के पेपर में। दरबार में कितने विद्वान थे? 2। नंबर 1 झोटिंग भट्ट, नंबर 1। नंबर 2, तो वो मैंने आपको तारागढ़ बताया था, वो तारागढ़ अजमेर में था। आज अपन जिस तारागढ़ की बात कर रहे हैं वो बूंदी में है। पेपर सेटर ने बेचारे ने लैंग्वेज भी नहीं बदली, आपने जैसे कॉपी में लिख रखा है ना, क्वेश्चन भी ऐसे कैसे छाप दिया उसने। हाँ, मैंने बनाया हूं। हाँ, तारागढ़ कहां पर है? बूंदी। कहां पर? तारागढ़ 2 हैं, एक तारागढ़ अजमेर में है, एक तारागढ़ बूंदी में। चूरू में तारागढ़ नहीं। यहां तो फिर भी ठीक है, पिछली बार सेकंड ग्रेड में तो और भी बड़ी चोट हुई थी मेरे साथ। मैं एक शब्द है उसको मेरी आदत में आ गया अशुद्ध लिखना। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ है नारायणा, शुद्ध शब्द है ये नारायणा, और मैं इसको अशुद्ध लिखता हूं ऐसे नारायणा। तेरे को मैंने ऐसे ही लिखाया होगा। अशुद्ध लिखता हूं मैं इसको ऐसे, शुद्ध शब्द ये है और मैं लिखता हूं ऐसे। ये पढ़ी हुई है मेरे से पहले, मैं ऐसे लिखाता हूं। और पिछली अभी सेकंड ग्रेड में जो आउट होके पेपर आया था ना सेकंड ग्रेड में, उसमें पूछा गया दादू संप्रदाय की पीठ, और उसमें ये अशुद्धि लिखा हुआ आ गया। मैं बड़ा खुश हुआ, रहा बारा। तो उसमें उसने नारायणा ही नहीं लिखा, उसने अशुद्धि लिख दिया, ऑप्शन में नारायणा ही लिख दिया। फिर मैं जो बोलते थे ना मेरे को, तो गुरुजी तुम अशुद्ध लिखा था, मैं गर्दन काट दूंगा, ध्यान रख ले, देख ले, बोले ऑप्शन में भी ऐसे ही आया है। मेरे को तो मौका चाहिए हावी होने का, मेरे को मौका लगा। और मैं, तू पढ़ा है क्या मेरे से कहीं? कहां? अभिज्ञान में। तारागढ़, आज बात चल रही है तारागढ़, और तारागढ़ कहां पर? बूंदी। मेरे को याद रह जाता है ऐसे जो भी मेरे से पढ़ा है, लेकिन ये याद नहीं रहता कहां पढ़ा है, खूब सारे हो गए तो ध्यान नहीं रहता। तारागढ़ कहां पर है? बूंदी। और तारागढ़ बूंदी का शासक हुआ करता था एक हम्मीर देव। तारागढ़ का शासक कौन था? हम्मीर देव। कौन था? लाखा ऊपर चले गए। और हम्मीर देव पर आक्रमण किया था राणा लाखा ने। हम्मीर देव पर आक्रमण किया राणा लाखा ने। राणा लाखा ने हम्मीर देव पर आक्रमण तो किया, लेकिन राणा लाखा हम्मीर देव से जीत नहीं पाया। हम्मीर देव पर आक्रमण किया लेकिन हम्मीर देव से जीत नहीं पाया। जब हम्मीर देव से जीत नहीं पाया तो राणा लाखा ने सौगंध खाई थी। राणा लाखा ने सौगंध खा ली थी कि जब तक तारागढ़ जीत नहीं लेता रोटी पानी नहीं खाऊंगा, जब तक तारागढ़ जीत नहीं लूंगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, रोटी पानी नहीं खाऊंगा। अब बराबर का राजपूत मिल गया, इधर भी राजपूत उधर भी राजपूत। राणा लाखा को हम्मीर देव ने कहा, राणा साहब जीतने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए रोटी पानी खा लो, जीतने नहीं दूंगा, ध्यान रख लेना। राणा लाखा ने कहा जब तक तारागढ़ जीत नहीं लेता रोटी पानी नहीं खाऊंगा। इधर हम्मीर देव भी अपने आप में बहादुर थे। हम्मीर देव ने कहा जीतने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाना। अब राणा लाखा ने वचन दे दिया कि जब तक तारागढ़ जीतूंगा नहीं रोटी पानी नहीं खाऊंगा। अब राणा लाखा खाना नहीं खा रहा। अब राणा जब तक रोटी नहीं खाए जनता कैसे खाए? जनता ने राणा साहब को कहा, राणा साहब भूख लग रही है, भूख लग रही है, या तो आप युद्ध कर लो, चलिएगा, मर जाएंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर रोटी खा लो यार। राणा लाखा ने कहा वचन दिया हुआ है। अब राणा लाखा के वचन को पूरा करने के लिए कहा था कि तारागढ़ तो जीतना है। अब हम्मीर देव ने कहा जीतने दूंगा नहीं। अब क्या करें कि एक काम करो मिट्टी का तारागढ़ बना लो। और राणा लाखा को जिताने के लिए मिट्टी का तारागढ़ बनाया गया था, और मिट्टी का तारागढ़ बनाया गया था मेवाड़ में। और मिट्टी का तारागढ़ बना के राणा लाखा को बोला, लाखा साहब आक्रमण करो।
आक्रमण करो, तारागढ़ को जीतो और खाना खाओ। इस बात का पता चला हम्मीर देव को कि तारागढ़ बना के जीता जा रहा है। हम्मीर देव ने कहा ना 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 ना, गंदी बात, कुंभकर्ण हाड़ा फटाफट आक्रमण करो, मिट्टी का तारागढ़ भी हम जीतने नहीं देंगे। ये कुंभकर्ण हाड़ा राणा लाखा का साला भी लगता था, जिसे कुंभा हाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। कुंभकर्ण हाड़ा जल्दी से तारागढ़ जीत नहीं ले, और इस मिट्टी के तारागढ़ को बचाने के चक्कर में कौन मारा गया? कुंभकर्ण हाड़ा। कौन मारा गया? तारागढ़ कहां पर था? बूंदी। कहां पे? शासक कौन? हम्मीर देव। शासक कौन? आक्रमण किसने? राणा लाखा। आक्रमण किसने? जीत पाया क्या? जीत पाया। मिट्टी का तारागढ़ कहां पर? मेवाड़। कहां पे? बचाने के चक्कर में कौन मारा? कुंभकर्ण हाड़ा। कौन मारा गया? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किसको सौंप गया? किसको? किसको? खिज्र खां किसको दे गया? मालदेव। किसको? मालदेव का जैसा। मालदेव का आक्रमण किसने? हम्मीर देव सो दिया। आक्रमण किसने? तेरे से पूछूंगा स्पेशली, पहले ही बोल रहा हूं। आक्रमण किसने किया? हम्मीर देव सो दिया। कब किया? 1326। कब किया? किसको पराजित किया? जैसा। किसको? मैं आपको तू बोल के संबोधित कर देता हूं कई बार, बुरा तो नहीं लगता ना आपको? बुरा लगेगा तो मैं आप बोल दूंगा, चाहे नहीं लगता ना बुरा? क्या इज्जत नहीं है? वैसे लोग बोलते हैं ऐसा, मैं नहीं मानता। लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी में इज्जत नहीं होती। नहीं साहब, इज्जत सबकी होती है। इज्जत छोटे बच्चे की भी होती है। होती है साहब। इज्जत कभी भी हमेशा बराबर वालों में होती है। छोटा बच्चा होता है ना, उसकी भी स्कूल में रेपो है साहब, कभी भी देखना उसको आप, वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। क्यों? उसके बराबर वालों के सामने उसकी इज्जत है। आज आपकी इज्जत है आपके बराबर वालों के साथ में। चाहे बेटा कलेक्टरी हो जा, बाप के सामने इज्जत नहीं होती। बाप कनपटिया दे सके कभी भी। रियलिटी बता रहा हूं मैं, ये हकीकत है। अब बोले इज्जत नहीं है, अरे यार आपके सामने काहे की इज्जत है यार? कभी भी पीट सकता है। 2 बार तो मैं पीट दिया शादी के बाद, सही बता रहा हूं। और शादी के बाद लुगाई के सामने पीट रहे थे, मैं इशारा कर रहा हूं पापा रुक जाओ, बगल में चल चलो। मम्मी को इशारा किया, मैं साइड में ले जा, पीट लेंगे, लुगाई के सामने ना पीटे। जब तो पापा को क्या बोले, जब तो पीट लिया, लुगाई शाम को अलग मजा ले, तेल लगाऊंगा। दर्द है रो हो, मैं दो दंगो कनपटिया, ध्यान रख लीजिए। तो वो बाप है उसके सामने। और कभी भी ध्यान रखना, पापा पीट रहे हैं, चुपचाप बैठ जाए। कहते ये भी नहीं कि क्यों दे रहे हो, एक आध कम दे लो, आराम दे लो। थोड़ी सी तेज पर है तो धीरे दे लो, न धीरे। क्यों? जितना बोलोगे ना उनके सामने इतना ही ठोकेंगे वो। दुनिया का सबसे खतरनाक आइटम है ना, वो बाप ही तो है। इससे खतरनाक धरती पर कोई नहीं। आजकल तो छोटे बच्चे कहां पिटते हैं, हम तो बहुत पिटते थे साहब, मतलब। और सामूहिक कुटाई होती थी, पापा अलग, चाचा अलग। चाचा है तो ऐसे मानो कभी लादेन। ताऊ जी नहीं पीटते, चाचा तो भयंकर पीटता था। लेकिन वो भी बचपन अपने आप में बढ़िया था। अब कोई बात नहीं है ना, वो बचपन भी बढ़िया था। अपन कौन से कम है, इधर पिटाई है रही है जेरे। गांव में बोले बिस्कुट को पुड़ी का, बिस्कुट के पुड़ी का खोल के रखे हम तो, कच्ची हो चाहे पैकेट खुले रहे भो। ये गूट खायो, पानी पी लियो, फिर ये गूट खायो, ये गोली ले ली। ए मैडम या भीतर धल ले, या बिस्किट देख देख के मेरा और पानी आ रहा बियर में खुले रखे आगे यार। अब परोसा आगे रखे रहे जब रुक्यो जाए। और जो भी ब्राह्मण आदमी, ब्राह्मण तो जीवने का इंतजार कर रहे हैं, वैसे ही कनागत और चल रहे मैडम ये भीतर धर।
अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किसको सौंप गया? खिज्र खां। किसको? खिज्र खां। किसको? मालदेव। खिज्र खां मालदेव का जैसा। मालदेव का आक्रमण किसने किया? किसने किया? कब किया? 1326। कब किया? किसको पराजित किया? जैसा। किसको? मेवाड़ का उद्धारक कौन? मीरदेव सोदिया। मेवाड़ का उद्धारक। उपाधि कितनी? कितनी? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। विषम घाटी पंचानन कहां पर? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां पर? वीर राजा कहां पर? रसिक प्रिया कहां पर? हम्मीर देव के बाद क्या कहलाए? राणा महाराणा क्या कहलाए? हम्मीर से पहले, हम्मीर देव से पहले माता कौन सी? माता कौन सी? क्या बोलते हैं? बरबरी माता। क्या बोलते हैं? कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? दिल्ली के कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ कौन सा युद्ध? कौन सा? कब हुआ? कब हुआ? किसको पराजित किया? मोहम्मद बिन तुगलक। किसको? जावर में चांदी की खान किसके काल में? राणा लाखा। किसके काल में? क्या बोलते? योगिनीपट्टनम। क्या बोलते? क्या बोलते? झील कौन सी? कौन सी झील? किससे जुड़ी हुई? किससे? किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? नटनी का चबूतरा कौन सी झील? कौन सी झील? कितने विद्वान? 2। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। तारागढ़ कहां पर? कहां पर? शासक कौन? तारागढ़ में मीरदेव सिसोदिया कैसे आएगा? सिसोदिया तो मेवाड़ में, ये हाड़ा है। शासक कौन था? हम्मीर देव। शासक कौन? आक्रमण किसने? राणा लाखा। आक्रमण किसने? जीत पाए क्या? जीत पाए। तो मिट्टी का तारागढ़ कहां पर? कहां पे? कौन मारा गया? कुंभकर्ण हाड़ा। कौन मारा? मेवाड़ का राजा कौन? राणा लाखा। मेवाड़ का राणा लाखा का बेटा था जिसका नाम था चूड़ा। राणा लाखा के बेटा हुआ करते थे चूड़ा। अब ये चूड़ा बड़े हो गए। जब बेटा बड़ा हो जाता है तो हर अपू ये चाहते हैं कि उसकी बेटे की शादी कर ले। तो राणा चूड़ा बड़े हो गए थे, चूड़ा बड़े हो गए थे। इधर मारवाड़ का एक राजकुमार था रणमल राठौड़। मारवाड़ के राजकुमार हुआ करते थे रणमल राठौड़। इन रणमल राठौड़ की एक बहन थी जिनका नाम था हंसाबाई। अब हंसाबाई भी बड़ी हो गई। अब हंसाबाई जब बड़ी हो गई तो हर भाई को चिंता सताती है कि उसकी बहन की शादी कर दे। इधर हंसाबाई बड़ी हो गई, इधर चूड़ा बड़े हो गए। रणमल राठौड़ ने देखा कि मेरी बहन के लिए सबसे योग्य लड़का है चूड़ा। मेवाड़ जैसी रियासत का राजकुमार है, मेवाड़ का ज्येष्ठ राजकुमार है, आने वाले वक्त में राजा बनेगा, तो मेरी बहन के लिए सबसे योग्य है चूड़ा। अब हंसाबाई की सगाई करने के लिए रणमल राठौड़ रवाना होते हैं। और सगाई किसके करनी है? चूड़ा के। चूड़ा के साथ सगाई करनी। देखो अपने रिवाज होता है कि कभी शादी सगाई करने वाले आते हैं ना, सगाई करने वाले पूरा परिवार इकट्ठा होकर बैठ जाता है, कैसे भी करके फंस जाए बेटा, आ जाए लपेटा में एक बार। रणमल राठौड़ की बहन कौन थी? हंसाबाई। कौन थी? सगाई किसके साथ होनी है? चूड़ा। किसके साथ? सब लोग बैठे हुए थे, रणमल राठौड़ भी बैठे हुए थे। तभी मेवाड़ से एक सम्मानीय आए। उन्होंने कहा हुकुम, आज मारवाड़ से कैसे आना हुआ? तो कहा था कि सगाई करने आए हैं। कि किसकी? चूड़ा की। तो राणा लाखा ने मजाक में बोल दिया, और क्या मेरी करेंगे? रणमल राठौड़ ने कहा आपकी कर दूं। राणा लाखा ने कहा मजा आ जाए, मेरी कर दो तो बढ़िया रहे। अब राणा लाखा ने टोन में बोला, साहब हमारी कौन बुढ़ापे में सगाई करेगा? रणमल राठौड़ ने कहा आपकी कर दूं। राणा लाखा ने कहा बहुत बढ़िया रहे, लेकिन शर्त है। कि क्या शर्त है? कि मेरी बहन से होने वाला बेटा ही मेवाड़ का राजा बनेगा। राणा लाखा जोश में होश खो बैठे।
राणा लाखा ने कहा ओके, बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हंसाबाई होनी थी किनकी? चूड़ा की, और हो किनकी गई? लाखा की। होनी थी चूड़ा की, हो गई थी राणा लाखा की, और दोनों के बीच में सशर्त विवाह हो गया था। दोनों के बीच में सशर्त विवाह हो गया था। शर्त रखी गई थी कि हंसाबाई से होने वाला बेटा ही मेवाड़ का राजा बनेगा। राणा लाखा ने वचन दे दिया कि ठीक है, हंसाबाई से होने वाले बेटे को, शादी विवाह चल रहे, बतराओ मत, हंसाबाई से होने वाले बेटे को ही मेवाड़ का राजा बना दिया जाएगा। और हंसाबाई के से बेटा पैदा हुआ था मोकल। अब इधर मोकल बड़े हो रहे हैं, इधर टेंशन बढ़ रही है राणा लाखा की। अब टेंशन बढ़ रही है राणा लाखा की। राणा लाखा टेंशन में चल रहे हैं कि यार, टेंशन में क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा बेटा कौन है? चूड़ा। नियम से राजा कौन बनेगा? चूड़ा। राजपूताने का नियम है, राजा बड़ा बेटा बनेगा। बड़ा बेटा कौन है? चूड़ा। लेकिन वचन दिया हुआ है, हंसाबाई से होने वाला बेटा ही मेवाड़ का राजा बनेगा। बेटा कौन पैदा हुआ? मोकल। अब वचन के अनुसार राजा कौन बनेगा? मोकल। राजपूताने के नियम के अनुसार राजा कौन बनेगा? चूड़ा। वचन के अनुसार राजा कौन बनेगा? मोकल। फंस गए राणा लाखा। आपने पढ़ा होगा, चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। मेवाड़ का भीष्म पितामह। बोलना मत। क्या आप मुझे बता सकते हो इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने शादी नहीं की थी। वेरी गुड, गलत पढ़ रखा है आपने। ये चूड़ा ने शादी की है साहब, चूड़ा के संतान हुई है। चुंडावत जो है वो चूड़ा की संतानी तो है। मेवाड़ के इतिहास में, राजपूताने के इतिहास में चुंडावत एक शासक रहे हैं, वो चूड़ा की संतान है। तो फिर क्यों कहा जाता है, मैं बताता हूं। बहुत बड़ी घटना है इसके पीछे, और इसी की वजह से कई लोग तो रीट में फेल हो गए थे। रीट में क्यों फेल हो गए थे? जो पॉइंटों में फेल हुए थे ना, वो सिर्फ इसी वजह से फेल हुए थे कि उन्होंने याद कर रखा था कि चूड़ा ने शादी नहीं की थी, इसलिए वो रीट में फेल हो गए थे। किस प्रकार से? बातें मत करो प्लीज यार, ऐसे मत करे। क्यों कहा जाता है भीष्म पितामह? देखिएगा, आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत में दो हुआ करते थे, कौरव और पांडव। क्या आप मुझे बता सकते हो गलती कौरवों की थी या पांडवों की? कौरवों की। गलती किन की थी? कौरवों की। वेरी गुड, गलत है, गलती थी पांडवों की। अपना अपना नजरिया है, मैं एक इतिहास का प्रमाण देते हुए मैं बोल रहा हूं, बाकी अपना अपना नजरिया, कौन किसकी गलती मानता है। पांडवों की गलती क्यों थी? देखिएगा, कौरवों के पिता का नाम था धृतराष्ट्र। कौरवों के पिता का नाम धृतराष्ट्र और पांडवों के पिता का नाम था पांडु। बताओ, बड़ा धृतराष्ट्र था या पांडु? धृतराष्ट्र। बड़े थे धृतराष्ट्र, छोटे थे पांडु। राजपूताने का नियम होता है कि राजा बनता है बड़ा बेटा। बड़ा बेटा राजा बनता है। यदि बड़ा बेटा किसी कारणवश अयोग्य है तो छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, वास्तविक राजा नहीं होगा। वास्तविक राजा बड़ा बेटा बनता है। बड़ा बेटा यदि किसी कारणवश अयोग्य है तो छोटे बेटे को एक साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, वास्तविक राजा नहीं होगा, वास्तविक राजा बड़ा होगा। यदि बड़ा किसी कारणवश अयोग्य है तो छोटे बेटे को सिर्फ उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, और जब बड़े बेटे की संतान होगी ना तो बड़े बेटे की संतान राजा बनेगी। नहीं समझे? आप में से राजपूत कौन कौन है? ये बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, सपोज कीजिएगा 4 भाई है, 4 भाई हैं, सबसे बड़े जो हैं ये सबसे बड़े राजा बनेंगे, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन किसी कारणवश यदि बड़े खत्म हो गए और छोटे वाले कितने बच गए? 3,
तीन छोटे भाई बच गए, यदि बड़े किसी कारणवश खत्म हो गए, अभी तक सपोज करो इनके संतान भी नहीं है, इनकी पत्नी के गर्भ है अभी 6 महीने का, इनके संतान भी नहीं है और ये खत्म हो गए, तो छोटा वाला राजा नहीं बनेगा। हाँ, बस वो अंतर यह है कि जब तक वो इनका बच्चा नहीं होता तब तक वो उसको संभाल सकता है, वास्तविक राजा नहीं बनेगा। और जिस दिन इन बड़े का बेटा पैदा होगा ना, उस दिन इन बड़े के बेटे को उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। सही है, छोटे बेटे को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। समझ में आ गई? इधर बड़ा कौन था? धृतराष्ट्र। कौन था? तो वास्तव में राजा बनने का अधिकारी कौन था? धृतराष्ट्र। लेकिन धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, इसलिए पांडु को उत्तराधिकारी बना दिया गया। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे इसलिए पांडु को बनाया गया था, लेकिन धृतराष्ट्र की संतान तो योग्य थी, दुर्योधन तो योग्य था। वास्तव में राजा बनने का अधिकारी दुर्योधन था, युधिष्ठिर नहीं था। ये इतिहास का साक्ष्य देते हुए बोल रहा हूं मैं, बाकी अपना अपना नजरिया है। यहां पर वास्तव में जो उत्तराधिकारी था वो दुर्योधन था। अब कहीं के विचार आ रहा होगा, सर दुर्योधन कैसे था? युधिष्ठिर तो बड़ा था, दुर्योधन से बड़ा युधिष्ठिर था, तो युधिष्ठिर होगा? नहीं, युधिष्ठिर तो छोटे की संतान थी, बड़े की संतान राजा बनती है साहब। तो लेकिन कौरवों ने कूटनीति का प्रयोग किया, अनीति का प्रयोग किया था, अधर्म का रास्ता अपनाया था। मैं इस बात पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। वास्तव में अधिकारी जो थे वो धृतराष्ट्र था, और धृतराष्ट्र के बाद दुर्योधन होता। इसको अपन और पीछे चलते हैं, एक और घटना बताता हूं मैं आपको। वही महाभारत के समय पर एक राजा हुआ था शांतनु। शांतनु हुए थे। शांतनु की सबसे बड़ी रानी हुआ करती थी गंगा। शांतनु की रानी हुआ करती थी गंगा, और गंगा का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था देवव्रत। गंगा का बेटा कौन था? देवव्रत। गंगा चले गए थे, इच्छा मृत्यु थी उनके पास में। जब गंगा चले गए थे तो शांतनु अब रोज शिकार करने के लिए जाता, रोज शिकार करने के लिए जाता। तो इनको एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी जिसका नाम था सत्यवती। शांतनु को सत्यवती नाम की लड़की से मोहब्बत हो गई थी और बहुत मोहब्बत करने लगे थे, और सत्यवती को जाके बोला, सत्यवती को इन्होंने जाके कहा था कि सत्यवती, हम आपसे प्रेम करने लगे हैं और हम आपके साथ शादी करना चाहते हैं। सत्यवती ने कहा, हे राजन, आप मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते, आप मेरे को दासी बना के लेके जाना चाहते हो। शांतनु ने कहा, कैसी बात कर रही हो सत्यवती, शादी करेंगे, आपको दुल्हन बना के लेके जाएंगे। सत्यवती ने कहा, नहीं राजन, रानी वो हुआ करती है जिसकी संतान राजा बनती है। क्या तुम मेरे होने वाली संतान को हस्तिनापुर की राजा बनाओगे? शांतनु ने कहा, सत्यवती आप कैसी बात कर रही हो, आपकी संतान कैसे राजा बनेगी? राजा बनता है बड़ा बेटा, और मेरा बड़ा बेटा कौन है? देवव्रत। राजा बनेगा देवव्रत, आपकी संतान कैसे राजा बनेगी? तो सत्यवती ने कहा, राजन, रानी भी वो हुआ करती है जिसकी संतान राजा बनती है। मेरी संतान राजा नहीं होगी ना, तो वास्तविक रानी का दर्जा भी मुझे नहीं मिलेगा। शांतनु ने कहा, सत्यवती कोई बात नहीं, रिश्ता आपको मंजूर नहीं, लेकिन आपकी संतान को हम राजा नहीं बना सकते, राजा देवव्रत बनेगा। सबसे बड़ा बेटा है देवव्रत, देवव्रत राजा बनेगा, ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता है। शांतनु वापस चले गए, लेकिन शांतनु खोए खोए रहते थे। कहा जाता है कि मोहब्बत, क्रोध, खांसी, लोभ ये कभी छुपाने से नहीं छुपते, और शांतनु खोए खोए रहने लगे थे। देवव्रत ने देखा कि यार अपने बापू का राजपाट में मन नहीं लग रहा आजकल, कोई ना कोई कारण हुआ करता है। तो देवव्रत झट से शांतनु के पास गया और जाके बोला कि बापू बताइएगा क्या कारण हुआ करता है कि दो बहनें पीछे बातें कर रही है। देवव्रत ने शांतनु को जाके कहा कि शांतनु, राजन बताइएगा आप क्यों परेशान से नजर आ रहे हो मुझे? शांतनु ने कहा, कोई बात नहीं है बेटा। देवव्रत ने कहा, बापू बेटा हूं आपका, और शायद इस ब्रह्मांड में मेरे मुकाबले न तो कोई धनुर्धर होगा और ना मेरे बराबर कोई विद्वान होगा इस समय। बताइए मुझे क्या बात है, दुनिया की ऐसी कौन सी पीड़ा हो सकती है
जो देवव्रत के बापू को सता सकती है? शांतनु ने नहीं बताया। देवव्रत ने जब राजपाट में जानकारी की तो देवव्रत को पता चला कि अपना बापू एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा है। बेटा चाहिए देवव्रत जैसा, खतरनाक था ये अपना बापू एक लड़की से मोहब्बत कर बैठा है। झट से देवव्रत ने घोड़ा तैयार किया और झट से सत्यवती के पास आ गया और सत्यवती को आके कहा, हे राजकुमारी, मेरे बापू की दुल्हन बन जाओ ना। सत्यवती ने कहा, तुम दोनों बाप बेटे एक जैसे हो। तुम मेरे को रानी बना के नहीं, मेरे को दासी बना के लेके जाना चाहते हो। देवव्रत ने कहा, कैसी बात कर रही हो राजकुमारी, आपको रानी बनाया जाएगा, आप हस्तिनापुर की रानी होंगी, मैं आपको अपनी मां के रूप में देखूंगा। सत्यवती ने कहा, देखने से कुछ नहीं होता देवव्रत, वास्तविकता हुआ करती है। कि कैसे? कि रानी वो हुआ करती है जिसकी संतान राजा बनती है। क्या तुम मेरे होने वाली संतान को हस्तिनापुर की राजा बनने दोगे? देवव्रत ने कहा, छोरी इंटेलिजेंट है, बहुत आगे की सोच रही है। देवव्रत ने कहा, मंजूर है। देवव्रत राजा नहीं बनेगा, राजा आपकी संतान बनेगी, आप शादी करो मेरे बापू के साथ। लेकिन सत्यवती तो बहुत इंटेलिजेंट। सत्यवती ने कहा, देवव्रत आप तो राजा नहीं बनोगे, आप तो मेरी संतान को हस्तिनापुर की राजा बना दोगे, लेकिन वास्तव में राजा बनने का अधिकार आपका है। आप मेरी संतान को जब राजा बनाओगे तो आपकी संतान जब होगी तो वो बोलेगी कि वास्तव में राजा बनने का अधिकार हमारा है। क्योंकि राजा बनता है बड़ा यदि किसी कारण बस राजा नहीं बना तो छोटे को उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, लेकिन बड़े की संतान का वास्तव में राजा बनने का अधिकार होता है। देवव्रत ने कहा, और बहुत आगे की सोच रही हो आप तो। देवव्रत ने कहा, सत्यवती जी बात भी आपकी सही है, बात आप अभी शांतनु नहीं आया है, बात आपकी सही हुआ करती है कि राजा बनता है बड़ा, मैं आपके बेटे को उत्तराधिकारी बना दूंगा, लेकिन वास्तव में राजा बनने का अधिकार मेरी संतान का होगा। सत्यवती ने कहा, देवव्रत आप तो राजपाट छोड़ दोगे, लेकिन आपकी संतान मेरी संतान के साथ झगड़ा करेगी और युद्ध छिड़ जाएगा। तो देवव्रत ने वचन दिया था यहां पे कि हे राजकुमारी, आपको शंका है ना कि देवव्रत की संतान हस्तिनापुर के राज्याभिषेक के लिए युद्ध करेगी, तो आज शेषनाग का फन काट देता हूं। आज गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं आकाश पाताल को साक्षी मानकर सौगंध खाता है कि आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, ब्रह्मचर्य जिएगा और ब्रह्मचर्य ही मरेगा। तभी आकाशवाणी हुई थी भीषण, और इसका नाम पड़ गया भीष्म। सफेद दाढ़ी मूछे आने लगी थी, इसलिए कहलाने लगा था भीष्म पितामह। इस देवव्रत ने, इस भीष्म पितामह ने अपने आने वाली पीढ़ियों की ओर से वचन दिया है। खुद की ओर से तो वचन दिया है जो दिया है, अपने आने वाली पीढ़ियों की ओर से वचन दे दिया कि हस्तिनापुर के इतिहास में कभी देवव्रत की संतान ही नहीं होगी और ना वो हस्तिनापुर की कभी राजा बनेगी। ऐसा पंगा फंस गया था राणा लाखा के साथ। अब राणा लाखा मोकल को राजा बनाए तो दिक्कत, और चूड़ा को राजा बनाए तो दिक्कत। अब लाखा टेंशन में है कि सबसे बड़ा बेटा है चूड़ा, राजपुताने के नियम के अनुसार राजा बनाना है चूड़ा को, वचन दिया हुआ है कि राजा बनेगा मोकल। चूड़ा गया राणा लाखा के पास कि बापू क्या बात है, आप परेशान से नजर आ रहे हो। तो राणा लाखा ने बोल दिया कि बेटा, मैंने शादी के समय पर वचन दे दिया, और वचन दिया था कि हंसाबाई से होने वाली संतान ही हस्तिनापुर की राजा बनेगी। अब आज मैं मेवाड़ की राजा बनेगी। अब मैं राजा मोकल को बनाऊं तो समस्या, आपको बनाऊं तो समस्या। चूड़ा वाकई में बहुत अच्छे थे। चूड़ा ने कहा, बापू आपके वचन की बात है, आपने वचन दिया हुआ है कि हंसाबाई की संतान राजा बनेगी। आप एक काम करो, चूड़ा को राजा मत बनाओ, राजा बना दो मोकल को। चूड़ा को राजा मत बनाओ, राजा मोकल को बना दिया जाए। जब मोकल को राजा बनाने की घोषणा की, तभी राजपाट में सर्वोच्च पद हुआ करता था पुरोहित। पुरोहित ने चूड़ा को बोला, चूड़ा क्या कर रहे हो आप तो राजा नहीं बनोगे, आप तो मोकल को राजा बना दोगे, लेकिन वास्तव में राजा बनने का अधिकार आपका, और आपकी जो संतान होगी वो मेवाड़ पे राजा बनने के लिए मोकल की संतानों के साथ युद्ध करेगी।
आपकी संतान तो बोलेगी कि वास्तव में राजा बनने का अधिकार हमारा है, और बिल्कुल है। मोकल की संतान बोलेगी कि राजा हम रहेंगे क्योंकि हमारा बापू राजा है। और एक मेवाड़ जैसी रियासत के अंदर महाभारत छिड़ जाएगी। चूड़ा, आप तो साम्राज्य छोड़ दोगे, लेकिन एक मेवाड़ जैसी रियासत में महाभारत छिड़ जाएगी आपके राजपाट छोड़ते ही। तो चूड़ा ने पुरोहित जी को कहा कि हे राजपुरोहित, आपको शंका है ना कि मेरी संतान मेवाड़ के उत्तराधिकार के लिए युद्ध करेंगी? तो चूड़ा ने वहां वचन दिया था कि हे राजपुरोहित, एकलिंग जी की सौगंध खाकर अपनी आने वाली पीढ़ियों की ओर से वचन देता हूं कि मेवाड़ के इतिहास में आज के बाद कभी चूड़ा के वंशज अपना अधिकार साबित नहीं करेंगे। एकलिंग जी की सौगंध खाकर वचन देता हूं कि आज के बाद मेवाड़ के इतिहास में चूड़ा के वंशज कभी अपना अधिकार साबित नहीं करेंगे। जैसे वचन भीष्म पितामह ने दिया था, ऐसे ही वचन दिया था चूड़ा ने, इसलिए से मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। जब चूड़ा ने मेवाड़ का साम्राज्य छोड़ दिया, मोकल को राजा बना दिया, तो अब राणा लाखा बहुत खुश हुए थे। और राणा लाखा ने कहा कि जब चूड़ा ने मेवाड़ के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया है, तो आज के बाद मैं चूड़ा का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर करता हूं, और चूड़ा के वंशज आज के बाद सिसोदिया नहीं चुंडावत कहलाएंगे। और चूड़ा के वंशज आज क्या कहलाते हैं? चुंडावत कहलाते हैं। राणा लाखा ने वचन दिया था कि आज के बाद चूड़ा के वंशज क्या कहलाएंगे? चुंडावत। जब चूड़ा ने इतना बड़ा त्याग किया है कि मेवाड़ का साम्राज्य छोड़ दिया, तो राणा लाखा ने दूसरा वचन दिया था कि चूड़ा ने मेवाड़ का वंश छोड़ा है, मेवाड़ का साम्राज्य छोड़ा है, तो मैं वचन देता हूं कि मेवाड़ में 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने हुआ करते हैं। इन 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 ठिकाने आज के बाद चूड़ा के वंशजों को दिए जाएंगे। मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से 4 ठिकाने चूड़ा के वंशजों को दिए जाएंगे। बेगू, आमेट, देवगढ़ और सलूम्बर। इसमें मक्खी बैठी है, कहीं देखना यार बोर्ड पे। ये पेन स्लो हो जाता है, चलता नहीं है, मक्खी बैठी थी। कितने ठिकाने दिए जाएंगे? 4। कितने? चुंडावतों को कितने? 4। नंबर 1 बेगू, नंबर 1, नंबर 2 आमेट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सलूम्बर, नंबर 4 चूड़ा के वंशज क्या कहलाए? चुंडावत क्या कहलाए? कितने ठिकाने दिए जाएंगे? 4। कितने? नंबर 1 बेगू, नंबर 1, नंबर 2 आमेर, नंबर 2, नंबर 3 देवगढ़, नंबर 3, नंबर 4 सलूम्बर, नंबर 4। तीसरा वचन दिया था कि मेवाड़ का राजा यदि राजधानी छोड़कर जाएगा तो राजधानी पर अधिकार किनका होगा? चुंडावतों का होगा। मेवाड़ का राजा यदि राजधानी छोड़कर जाता है तो राजधानी का नेतृत्व किनको सौंप के जाएगा? चुंडावतों को सौंप कर जाएगा। चौथा वचन दिया था कि यदि मेवाड़ का राजा किसी अन्य रियासत के साथ कोई समझौता करता है तो समझौते पत्र पर हस्ताक्षर चुंडावतों के साथ साथ राजाओं के साथ साथ कौन करेंगे? चुंडावत करेंगे। चूड़ा के वंशज क्या कहलाएंगे? चुंडावत क्या कहलाए? कितने ठिकाने? 4। कितने? नंबर 1 बेगो, नंबर 1, नंबर 2 आमेर, नंबर 2, नंबर 3 देवगढ़, नंबर 3, नंबर 4 सलूम्बर, नंबर 4। राजधानी पर किसको सौंप के जाएगा? चुंडावत। किनको? हस्ताक्षर कौन करेंगे? चुंडावत। कौन करेंगे? और वचन दिया था कि आज के बाद मेवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक चुंडावतों के द्वारा किया जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा कि मेवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक कौन करते थे? उंदेरी गांव के भील। लेकिन आज वचन दे दिया कि कौन करेंगे? चुंडावत। अब मेवाड़ के राजाओं का राज्याभिषेक कौन करते हैं? चुंडावत। चूड़ा के वंशज क्या कहलाएंगे? चुंडावत क्या कहलाएंगे? ठिकाने कितने? 4। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 आमेर, नंबर 2, नंबर 3 देवगढ़, नंबर 3, नंबर 4 सलूम्बर, नंबर 4। राजधानी का नेतृत्व किनको? चुंडावत। किनको?
हस्ताक्षर कौन करेंगे? चुंडावत। कौन करेंगे? राज्याभिषेक कौन करेंगे? चुंडावत। और राणा लाखा ने छठवां वचन दिया था कि आज के बाद मेवाड़ की सेना का हरावल हमेशा हमेशा चुंडावतों के पास रहेगा। हरावल का मतलब क्या होता है? युद्ध के समय सेना का आगे का हिस्सा, आगे के हिस्से को कहा जाता है हरावल। और आज के बाद हरावल किन के पास होगा? चुंडावतों के पास। और जिस व्यक्ति के पास हरावल होता है उसका वर्चस्व अलग हुआ करता है। जो हरावल रखा करता है उसका उस रियासत में अपने आप में प्रतिष्ठा हुआ करती थी। और वचन दे दिया था कि आज के बाद मेवाड़ की सेना का हरावल किन के पास होगा? चुंडावतों के पास। एक घटना आगे की है, मैं यहीं पर सुना रहा हूं क्योंकि टॉपिक चल रहा है। वचन दे दिया था कि हरावल हमेशा हमेशा चुंडावतों के पास होगा। ये दो भाई हुआ करते थे, चुंडावत और सक्तावत। यह घटना हुआ करती है महाराणा अमर सिंह के काल की। महाराणा प्रताप के बेटे थे महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह के काल की घटना है। देखो, हरावल का रहना अपने आप में प्रतिष्ठा की बात है साहब। जिसके पास हरावल है उसका वर्चस्व अलग है। सक्तावतों ने महाराणा अमर सिंह को कहा, सक्तावत का नाम था बल्लू सक्तावत, क्या हुआ बेटा? मैं इतिहास को सच बता रहा हूं, ज्योग्राफी की तरह पढ़ा दूंगा। क्योंकि मैं जब इतना एनर्जी के साथ 13 घंटे पढ़ाता हूं, मैं 13 घंटे कंटिन्यू खाना भी ऐसे खाता हूं, एक क्लास को 5 मिनट पहले छोड़ा और दूसरी क्लास में 10 मिनट लेट गया, ऐसे खाना खा के जाता हूं। इसको पूछ लेना, ये पड़ी हुई है मेरे से, क्या शेड्यूल रहता है मेरा। हाँ, खड़े होके मत देखा कर, खुद में एटीट्यूड लेके आ। मैं बेइज्जती कर दूंगा तो 10 दिन तक गाली देगी फिर मेरे को। और इस मामले में बहुत गंदा मास्टर हूं। और विशेष तौर से ध्यान रखना, आपकी प्रतिष्ठा का सम्मान रख रहे हैं तो आप भी फिर उसी तरह से बिहेव करो। जब हम आपका इतना सम्मान के साथ रह रहे हैं आपको, तो फिर आपका भी फर्ज बनता है किसी इंसान की सादगी को उसकी कायरता नहीं समझना चाहिए। भगवान राम के अंदर सादगी थी, वो कायर नहीं थे। किसी भी इंसान की सादगी को कायरता समझना शायद आपकी नादानी होगी। महाराणा अमर सिंह के काल की घटना हुआ करती है। इन्हीं का सम्मान है जिस वजह से आप इतनी मर्यादा के साथ बैठे हो यहां पे। इन लोगों का त्याग है कि जिस वजह से आपको सम्मान मिल रहा है। राजस्थान से बाहर जाते ना लोग शब्द बोलते हैं, रजवाड़ों से आया है साहब। क्रिकेट का मैच देखना, आईपीएल देखोगे ना तो राजस्थान की टीम का कोई कैंडिडेट नहीं होता उसके अंदर, लेकिन राजस्थान की टीम जब मैदान में उतरती है ना तो शब्द का प्रयोग किया जाता है, रजवाड़ों में आज अपन प्रवेश कर रहे हैं। जयपुर में आईपीएल थे, राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं होता, रजवाड़ों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनका बड़प्पन है कि आज हम यहां पर हैं। दो व्यक्ति हुआ करते थे और कितना शौर्य था ये मैं बताता हूं आपको। कितना प्रतिष्ठित हुआ करते थे, कितना शौर्य हुआ करता था इनका। दो भाई हुआ करते थे, चुंडावत और सक्तावत। सक्तावतों ने महाराणा अमर सिंह को कहा था, क्या महाराणा अमर सिंह हम कमजोर हुआ करते हैं क्या हम कमजोर हैं क्या, जो आपने हरावल हमको नहीं दे रखा? चुंडावतों को हरावल क्यों? हरावल हमको चाहिए। मरने के लिए लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि जो हरावल में होता है ना वीरगति को, वो ही पहले जाएगा। और यहां मरने के लिए प्रतिष्ठा चल रही है कि पहले हम मरेंगे। सक्तावतों ने कहा था साहब हरावल हमको चाहिए, चुंडावतों को क्यों? हरावल हमारे पास होना चाहिए। क्या हम कमजोर हैं? क्या हमारी वीरता पर आपको कोई शक हुआ करता है? महाराणा अमर सिंह ने कहा कैसी बात कर रहे हो आप? सक्तावत आप बहुत ताकतवर हो। कि ताकतवर है तो फिर हरावल हमको क्यों नहीं? हरावल दो। महाराणा अमर सिंह फंस गए। तो महाराणा अमर सिंह ने भावनाओं में बह के बोल दिया कि ठीक है, चुंडावत और सक्तावतों में से जो आज ऊंटाला के किले पर पहले पहुंच जाएगा, आज के बाद हरावल उसका होगा। ऊंटाला के किले पर आप में से जो पहले पहुंचेगा हरावल उसको दिया जाएगा। चुंडावतों का नेतृत्व कर रहा था जैत्र सिंह और सक्तावतों का नेतृत्व कर रहा था बल्लू सक्तावत। दोनों को बोल दिया कि जो ऊंटाला के किले पर पहुंचेगा आज के बाद हरावल उसका होगा साहब। और ऊंटाला के किले के दरवाजे बंद कर दिए गए, दरवाजों के ऊपर भाले लगा दिए गए।
दरवाजा बंद कर दिया, भाले टांग दिए गए, दोनों सेनाएं कूच कर रही हैं और झट से बल्लू सक्तावत ऊंटाला के किले पर पहुंचता है। हाथी पर बैठ के गया था, ऊंटाला के किले पर बल्लू सक्तावत पहुंचता है, लेकिन ऊंटाला के किले के दरवाजे बंद थे और दरवाजे पर भाले टंगे हुए थे। बल्लू सक्तावत ने महावत को बोला, महावत खींचो हाथी का अंकुश और तोड़ दो दरवाजा। लेकिन उन भालों को देख के हाथी वापस हो गया। हाथी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो उन भालों को तोड़ सके। भालों के डर के मारे हाथी वापस आ गया, क्योंकि जैसे यदि हाथी सूंड घुसा देता हाथी मर जाता। और उन भालों के डर के मारे हाथी वापस घूम गया। बल्लू सक्तावत बोलते हैं, महावत अंकुश खींचना होगा, दरवाजा तोड़ना होगा। आज सक्तावतों के स्वाभिमान की बात हुआ करती है। वापस अंकुश खींचा गया, हाथी वापस घूम गया। हाथी की हिम्मत नहीं हो रही दरवाजों को टच करने की। झट से बल्लू सक्तावत हाथी से उतरता है और हाथी से उतर के और भालों के ऊपर अपनी पीठ टिका दी। और पीठ टिकाने के बाद बोलता है कि महावत खींच हाथी, तोड़ दे दरवाजा। महावत बोलता है कि साहब, आज तक मैंने जिसका नमक खाया है उसको कैसे भालों पर चढ़ा दूं, क्योंकि भालों के ऊपर पीठ टिकी हुई है। झट से हाथी ने जोर से मारा, आर पार हो जाएगा बल्लू सक्तावत, छन जाएगा पूरा, भाले अंदर घुस जाएंगे। महावत ने मना कर दिया कि साहब कैसे दरवाजा तोड़ दूं, जिसका मैंने नमक खाया है उसे कैसे आज भालों पर सूली पर चढ़ा दो। बल्लू सक्तावत बोलता है कि महावत आज स्वाभिमान की बात है, आज मेरे वंशजों के प्रतिष्ठा की बात हुआ करती है। आज यदि ऊंटाला का किला नहीं जीत पाए तो हमेशा हमेशा के लिए फिर अरावल चुंडावतों के पास रह जाएगा। महावत बोलता है, माफ करना साहब, मैं आपको नहीं मार सकता, मैं आपको सूली नहीं चढ़ा सकता। बल्लू ने, महावत सौगंध तुझे एकलिंग जी की, आज जो दरवाजा नहीं तोड़ा तो मेरे वंशजों का अधिकार खत्म हो जाएगा। आज के बाद कभी उनके लिए हरावल नहीं मिलेगा। और जब एकलिंग जी की सौगंध लाई तो महावत ने अंकुश खींचा और चढ़ा दिया बल्लू सक्तावत को सूली पर, और बल्लू सक्तावत भालों से छिल गया, दरवाजा तोड़ दिया गया। इतने में पहुंच गया जैत सिंह चुंडावत। जैत सिंह ने देखा कि ये तो सक्तावत प्रवेश करने वाले हैं, और यदि सक्तावत प्रवेश कर गए तो आज के बाद हरावल सक्तावतों का हो जाएगा। झट से बल्लू सक्तावत ने तलवार खींची, खुद की गर्दन को काटा और ऊंटाला के किले में फेंक दी गई। आज भी किले के अंदर जो गर्दन पहले पहुंची थी ना, वो जैत सिंह चुंडावत की पहुंची थी। इसलिए आज भी मेवाड़ की सेना का हरावल चुंडावतों के पास हुआ करता है। ये जो वचन दिया था, ये वचन आज तक उनका सक्रिय हुआ करता है, और आज भी सेना का हरावल ऊंटाला की वजह से चुंडावतों का हुआ करता है। साहब, मारवाड़ का राजकुमार कौन था? रनमल राठौड़। कौन था? बहन कौन थी? हंसाबाई। बहन कौन थी? शादी किसके साथ हुई? राणा लाखा। किसके साथ? होनी किसके साथ? चूड़ा। ध्यान रखना, या तो कुंवर चूड़ा बोलोगे या सिर्फ चूड़ा बोलोगे, राव चूड़ा मत बोल देना। यदि राव चूड़ा बोल दिया तो धरती फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। मैं यदि पूछ लेता हूं, एग्जाम में नहीं आएगा, मैं कई बार पूछ लेता हूं कि बताओ हंसाबाई की सगाई किसके साथ होनी थी, तो चूड़ा ही बोलना है, कुंवर चूड़ा बोलना, राव चूड़ा मत बोल देना। क्यों? क्योंकि राव चूड़ा हंसाबाई का बाप है। हंसाबाई के पिता का नाम हुआ करता है राव चूड़ा। हंसाबाई की शादी किसके साथ होनी थी? राणा लाखा। किसके साथ? बेटा कौन हुआ? मोकल। बेटा कौन? मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है? चूड़ा। कौन है? चूड़ा के वंशज क्या कहलाए? चुंडावत। क्या कहलाए? कितने ठिकाने दिए? 4। कितने? नंबर 1 बेगो, नंबर 1, नंबर 2 आमेट, नंबर 2, नंबर 3 देवगढ़, नंबर 3, नंबर 4 सलूम्बर, नंबर 4। राजधानी का नेतृत्व किनको सौंप के जाएंगे? चुंडावत। किनको? हस्ताक्षर कौन करेंगे? राज्याभिषेक कौन करेंगे? हरावल किनका होगा? चुंडावत। किनका? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किसको सौंप गया? किसको? खिज्र खां। किसको? मालदेव। खिज्र खां मालदेव का जैसा। मालदेव का आक्रमण किसने? हमीरदेव सोदिया। आक्रमण किसने? कब किया? 1326। कब किया? मेवाड़ का उद्धारक कौन है? मेवाड़ का उद्धारक
उपाधि कितनी? दो। कितनी? नंबर एक विषम घाटी पंचानन, नंबर एक। नंबर दो वीर राजा, नंबर दो विषम घाटी पंचानन कहां पर? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां पर? वीर राजा कहां पर? रसिक प्रिया, वीर राजा। अम्मीर देव के बाद मेवाड़ के राजा क्या कहलाए? क्या कहलाए? अम्मीर देव से पहले रावल, अम्मीर से पहले रावल शाखा का अंतिम शासक कौन? रतन सिंह। कौन था? अम्मीर देव ने कौन सी माता? कौन सी माता? अन्नपूर्णा माता को क्या बोलते? बरबड़ी माता। क्या बोलते? दिल्ली सल्तनत के कितने? दो। कितने? नंबर एक मोहम्मद बिन तुगलक, नंबर एक। नंबर दो फिरोज शाह तुगलक, नंबर दो। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ कौन सा युद्ध हुआ? सिंगोली का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1336। कब हुआ? विजय किसकी हुई? अमीर देव सिसोदिया। विजय किसकी? जाबर में चांदी की खान किसके काल में? किसके काल में? क्या बोलते? क्या बोलते? पिछोला झील का निर्माण किसके काल में? किसके काल में? किससे जुड़ी हुई? फतेह सागर। किससे? किसके माध्यम से? स्वरूप सागर। किसके माध्यम से? नटनी का चबूतरा कौन सी झील? कौन सी झील? दरबार में कितने विद्वान? कितने? नंबर एक चोटिंग भट्ट, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो तारागढ़ कहां पर? बूंदी। कहां पर? शासक कौन? अमीर देव। शासक कौन? आक्रमण किसने? राणा लाखा। आक्रमण किसने? जीत पाया क्या? जीत पाया। मिट्टी का तारागढ़ कहां पर? कहां पर? बचाने के चक्कर में कौन मारा? तुमका नाड़ा। कौन मारा? मारवाड़ का राजकुमार कौन? राजकुमार। बहन कौन थी? बहन कौन थी? होनी किसकी थी? चूड़ा। होनी किसकी? हो किसकी गई? लाखा। वो किसकी? कैसा हुआ? हुआ सशर्त हुआ। कैसा हुआ? बेटा कौन? मोकल। बेटा कौन? मेवाड़ का भीष्म पितामह कौन है? कौन है? चूड़ा के वंशज क्या कहलाए? क्या कहलाए? मेवाड़ में कुल ठिकाने कितने? 16। कुल कितने? चुंडावतों के। चुंडावतों के नंबर एक बेगू, नंबर एक। नंबर दो आमेर, नंबर दो। नंबर तीन, नंबर तीन। नंबर चार, नंबर चार राजधानी पर अधिकार किनको? किनको? हस्ताक्षर कौन करेंगे? कौन करेंगे? रावल किनके पास होगा? चुंडावत। किनके पास? राज्याभिषेक कौन? चुंडावत। कौन करेंगे? सबको बोलना है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ किसको सौंप गया? अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो किसको सौंप गया? किसको? नाम बदल के, नाम बदल के। खिज्र खां किसको? मालदेव। खिज्र खां मालदेव का, मालदेव का आक्रमण किसने किया? अमीर देव सिसोदिया। आक्रमण किसने? कब किया? 1326। 1200 1200 कौन बोला? कोई ना कोई तो बोला। 1326 आक्रमण कब किया? मेवाड़ का उद्धारक कौन? कौन है? उपाधि कितनी? कितनी? नंबर एक, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो विषम घाटी पंचानन कहां पर? कहां पर? वीर राजा रसिक प्रिया। वीर राजा। अमीर देव के बाद मेवाड़ के राजा क्या कहलाए? राणा और महाराणा क्या कहलाए? अमीर देव से पहले रावल, अमीर से पहले। अमीर देव ने कौन सी माता? अन्नपूर्णा माता। कौन सी? कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर? दिल्ली के कितने? कितने? नंबर एक, नंबर एक। नंबर दो, नंबर दो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ कौन सा युद्ध है? कौन सा? कब हुआ? कब हुआ? किसको पराजित किया? मोहम्मद बिन तुगलक। किसको? कब हुआ था? कब हुआ था? जाबर में चांदी की खान किसके काल में? किसके काल में? क्या बोलते? योगनीपट्टनम। क्या बोलते? झील कौन सी? झील कौन सी? किससे जुड़ी? किससे? किसके माध्यम से? किसके माध्यम से? नटनी का चबूतरा कौन सी झील? कौन सी झील?
दरबार में कितने कितने नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो धनेश्वर भट्ट, नंबर दो तारागढ़ कहां पर, बूंदी कहां पर, शासक कौन, हमीरदेव, शासक कौन, आक्रमण किसने, राणा इलाका, आक्रमण किसने, जीत पाया क्या, जीत पाया, मिट्टी का तारागढ़ कहां पर, कहां पर, बचाने के चक्कर में कौन मारा, कौन मारा, मारवाड़ का राजकुमार कौन, रणमल राठौड़, मारवाड़ का बहन कौन थी, बहन कौन थी, होनी किसकी, चूड़ा, होनी किसकी, हो किसकी गई, हो किसकी गई, कैसा हुआ, सशर्त हुआ, कैसा हुआ, बेटा कौन, बेटा कौन, चूड़ा के वंशज क्या कहलाए, क्या कहलाए, मेवाड़ में कुल ठिकाने कितने, कितने, चुंडावतों को, चुंडावतों को, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, बेटा पैर नहीं हिलाते, तू हमेशा हिलाती रहती है, ठिकाने कितने दिए, चार, कितने, नंबर एक बेगू, नंबर एक, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार, राजधानी किसको, चुंडावत, किसको, हस्ताक्षर चुंडावत, राज्य अभिषेक, हरावल किनको, हरावल किनको, मेवाड़ का पहला साका कब हुआ, कब हुआ, मेवाड़ का राजा कौन, रतन सिंह, कौन, आक्रमण किसने, किसने, कब किया, 1303, कब किया, लड़ते हुए कौन मारे, रतन सिंह, कौन मारे, सेनापति, सेनापति, जौहर किसने, जौहर किसने, मेवाड़ का कौन सा साका, पहला, कौन सा, कब हुआ था, कब हुआ था, मेवाड़ किसको सौंप गया, खिज्र खां, किसको, नाम बदल के, नाम बदल के, जानकारी कौन सा शिलालेख, दायवी पीठ शिलालेख, कौन सा, कहां से मिला, चित्तौड़गढ़, कहां से, गंभीरी नदी पर पुल किसने बनवाया, खिज्र खां, किसने, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण करने का पहला कारण, टैक्स, पहला कारण, दूसरा कारण साम्राज्यवादी नीति, दूसरा कारण, तीसरा कारण चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व, चौथा कारण मेवाड़ का बढ़ता हुआ वर्चस्व, चौथा कारण रतन सिंह और पद्मनी की प्रेम कथा किसने बताई, मलिक मोहम्मद जयसी, किसने, रचना कौन सी, पद्मावत, कौन सी, समर्थन कितने, कितने, नंबर एक कर्नल जेम्स टॉड, नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर चार, विरोध कितने, कितने, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, सूर्यमल मिश्रण, नंबर दो, नंबर तीन, बनारसी प्रसाद, नंबर तीन, नंबर चार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, नंबर चार, बाकी का